Assalamu alaikum, my dear students, my dear viewers. Welcome to my YouTube channel Chemistry with Mubashir sir. हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे अपने घरों में। तो फिर से हम आपके सामने ला रहे हैं और आज का जो लेक्चर होगा क्लास 11th के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स डिस्कस कर रहे हैं और एक इम्पोर्टेंट और मेरा फेवरेट लेक्चर है मेरा फेवरेट जो टॉपिक है मेरा दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अगर आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में हम बात कर चुके हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, तो आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमें सेकंड लॉ जो है थर्मोडायनेमिक्स का उसकी जरूरत क्यों पड़ी। दैट मींस फर्स्ट वी विल डिस्कस सम ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो आज का जो लेक्चर है पहले हम बात करेंगे, हमने कहा जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। एज यू नो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कहना है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना है इट इज सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन। ये तो हम इस पे बात कर चुके हैं, आपको पता भी है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इट इज रिलेटेड विद एनर्जी कंजर्वेशन। It simply means that energy can neither be created nor destroyed, but it can be transformed from one form to another form. तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो मतलब है वो यही है, एनर्जी कंजर्वेशन। कि हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, एनर्जी ना ही खत्म हो सकती है, ना ही को हम एनर्जी को बना सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। हम एनर्जी जो होती है ये ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म। ठीक है, लेकिन बात हम यहाँ पे कर रहे हैं जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है इसकी लिमिटेशन, सबसे पहले हमें बात करनी है इसकी लिमिटेशन की। क्योंकि अगर इसकी लिमिटेशन नहीं होती तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमारे जो सिलेबस में, हमारी जो बुक्स में, जो केमिस्ट्री में सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एग्जिस्ट ही नहीं होता। इसका मतलब है देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस, कुछ खामियां रह गई है इस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, जिसको पूरा करने के लिए फिर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को आने की जरूरत पड़ी। तो लेट्स स्टार्ट लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सबसे पहली लिमिटेशन जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की है, यानी ऐसी बात जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना है कि किसी भी प्रोसेस में, इन एनी प्रोसेस, अगर आप कोई भी प्रोसेस ले रहे हो, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कहना यह है कि देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी सिस्टम में कहीं पे एनर्जी डिसअपियर हो रही है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ वो एनर्जी खत्म नहीं हो रही है, वो किसी और फॉर्म में क्या हो रही है, रेपियर हो रही है। यानी इसके कहने का मतलब यह है कि जितनी एनर्जी कहीं से, जितनी हीट कहीं से लॉस हो रही है, उतनी ही हीट कहीं से गेन हो रही है। ठीक है, यानी वी कैन से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ क्या है कि इसके कहने का मतलब है देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। ये बता चुका है, ये एक्सप्लेन कर चुका है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन इसकी लिमिटेशन क्या है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कोई भी प्रोसेस जो है वेदर इट इज फीजिबल और नॉट, यानी जो फीजिबिलिटी और वी कैन से स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस, इसके बारे में फर्स्ट लॉ एक्सप्लेन नहीं कर पाए। यानी कोई भी प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है, इसके बारे में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ बोल ही नहीं रहा है। बस इसका मेन फोकस है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन पे, कि हाँ एक एग्जैक्ट रिलेशनशिप एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स में बन रहा है। अब ये प्रोसेस हो रही है, अब ये प्रोसेस पॉसिबल है, वेदर दिस प्रोसेस स्पॉन्टेनियस और इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस, दिस लॉ डजंट डील विद इट। इस लॉ ने फिजिबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी, फिजिबल मीन्स पॉसिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, क्या कोई प्रोसेस पॉसिबल है, क्या कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसपे हम अभी कुछ टाइम बाद बात करेंगे। इसके मुतालिक फर्स्ट लॉ ने कुछ भी एक्सप्लेन करने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी लिमिटेशन जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स की है, दैट इज इसने बस इस चीज पे ध्यान दिया कि हीट कैन फ्लो फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। हीट जो है वो फ्लो कर सकता है किसी ऐसी बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, किसी
उस बॉडी तक जिसका टेम्परेचर कम होगा। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ने अबाउट ये बोला ही नहीं कि वेदर हीट कैन फ्लो फ्रॉम ए कोल्डेड बॉडी टू हॉटर बॉडी। यानी दूसरी जो लिमिटेशन है, इट डजंट इट फेल टू एक्सप्लेन कि इसने बात ही नहीं की कि क्या हीट जो है वो फ्लो कर सकती है किसी ऐसी बॉडी से जिसका टेम्परेचर कम है किसी ऐसी बॉडी तक जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, विच मीन्स हीट कैन फ्लो फ्रॉम colder to hotter body। सेकंड लिमिटेशन, ये इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि क्या हीट फ्लो कर सकती है फ्रॉम a body at lower temperature to a body at higher temperature। ठीक है, इसके बाद एक और लिमिटेशन जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसके बारे में इसने बात ही नहीं की, दैट इज वी कैन से द नेचुरल spontaneous process are irreversible। यानी जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, चलो एक वर्ड में आपको बोल दूं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम बोलते हैं ये ऐसी प्रोसेस होती है या तो ये खुद होती है, यानी इनमें टेंडेंसी होती है टू टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, या तो खुद होती है, और दे रिक्वायर ए प्रॉपर इनिशिएशन, इनको थोड़ी सी शुरुआत की जरूरत होती है। एक बार आपने थोड़ी सी इनको वो कैसे पुश किया इस रिएक्शन को, फिर ये रिएक्शन खुद, फिर ये प्रोसेस खुद चलती है, ये कंटिन्यू करती है। ठीक है, लेकिन अंडर गिवन सेट ऑफ कंडीशंस। ठीक है, तो याद रखना है कि नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर इरिवर्सिबल, इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। जो भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो हमेशा क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। जैसे मैं आपको बोलूं, अगर कहीं झरने से पानी गिर रहा है, आपने देखा होगा किसी जंगल में किसी पहाड़ पे हाइट पे पानी क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है डाउनवर्ड्स। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद हो रहा है। क्या आपने देखा है कि वो पानी, कहीं पे आपने चमत्कार देखा है कि नीचे से पानी ऊपर जा रहा है? ठीक है, नीचे से पानी क्या हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है। ठीक है, और भी बहुत है। वी कैन से आपने एक बीकर लिया है, बीकर में आपने पानी डाला है, आपने एक गिलास लिया उसमें पानी डाला है। ठीक है, फिर आपने उसमें थोड़ी सी चीनी मिलाई है। ठीक है, अगर आप उसको शेक भी नहीं करोगे, स्टर भी नहीं करोगे, चीनी स्लोली स्लोली क्या हो जाएगी, वो डिसॉल्व हो जाएगी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन मुझे आप बोलो, क्या वो चीनी खुद ब खुद फिर से क्या करेगी, ज्वाइन होके फिर से वो छोटे छोटे क्रिस्टल्स बनाएगी? क्या वो शुगर फिर से सेपरेट हो जाएगी पानी में? नहीं, जब तक ना हम कोई एक्सटर्नल एफर्ट इस्तेमाल करेंगे तब तक वो पानी में वो डिसॉल्व ही रहेगी। इसका मतलब यह है कि जो भी नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वो क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। लेकिन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट, इस पे इसने कोई बात नहीं की। एक और लिमिटेशन जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, दैट इज, इसके कहने का मतलब है कि वी कैन से जो भी हमारे पास सिस्टम्स होते हैं, जो भी हमारे पास इंजन होते हैं, वो क्या होते हैं, 100% efficient इंजन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो भी हमारे पास इंजन होते हैं जिनसे हम काम कुछ भी करते हैं, जिनसे हम कोई भी वर्क करते हैं, इनके कहने का मतलब है कि वी कैन मेक एन इंजन विच इज 100% एफिशिएंट, जिसमें 100% एफिशिएंसी है। लेकिन अभी तक हमने प्रैक्टिकल देखा है कि अभी तक कोई ऐसा इंजन बनाया नहीं गया है जो आपको 100% एफिशिएंसी दे सकता है, जो आपको 100% एफिशिएंसी दे सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। मानो समंदर में आप किसी जहाज में हो, समंदर का जो पानी होता है ना, उसमें हीट होती है, उस पानी में। आप मानो अगर हम किसी तरह से वो जो समंदर का पानी है जिसमें हीट है, उस हीट को हम इस्तेमाल करके उस जहाज को चला सकते हैं। यानी उस हीट, जो समंदर के पानी में जो हीट है, अगर हम किसी भी तरीके से उस हीट को कन्वर्ट करें एनर्जी में, वर्क में, तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमें उस जहाज को किसी और फ्यूल की जरूरत है? नहीं। हमारे पास स्कूटर होता है, तो हम एक काम करते हैं, हम स्कूटर पे बैठे हैं तो हमारा जो इन्वायरमेंट है आसपास का, उसमें भी हीट है। तो कांट वी डू आई थिंक, क्या हम नहीं कर सकते कि जो इन्वायरमेंट में जो हीट है, उस हीट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क में, और उस वर्क से हम स्कूटर चलाएंगे, स्कूटी चलाएंगे, बाइक चलाएंगे, तो हमें पेट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी तक ऐसा कोई भी इंजन नहीं देखा गया है जो क्या कर सकता है, जो 100% एफिशिएंट हो सकता है। ठीक है, यानी जो कंटिन्यूअसली
विदाउट कंज्यूमिंग एनी फ्यूल, विदाउट कंज्यूमिंग एनर्जी, वो कंटिन्यूअसली काम करता जाएगा। तो दीज आर सर्टन लिमिटेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है, जिसमें खास लिमिटेशन क्या क्या है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया वेदर रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट। ये हमें ये बता रहा है कि अगर ये प्रोसेस होगी तो इसमें जो एनर्जी की फॉर्म, एनर्जी जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है, यानी एनर्जी जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। लेकिन इसने कहा ही नहीं है कि क्या ये प्रोसेस पॉसिबल है या नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पे। अभी जो हम झरने की बात कर रहे हैं, मानो यहाँ पे कोई पहाड़ है और यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, यहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, क्योंकि खुद पानी ऊपर से फ्रॉम फ्रॉम हायर हाइट टू लोअर हाइट, ऊंचाई से नीचे की तरफ क्या हो रहा है, पानी गिर रहा है। और जब भी कोई चीज हाइट पे होती है उसकी होती है इस पानी की क्या होगी यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही पानी नीचे जाएगा तो ये जो पानी जो है मोशन में है, तो मोशन में जब भी कोई चीज आती है या होती है तो उसकी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, अगर ये पानी ऊपर से नीचे जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। इसकी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, काइनेटिक एनर्जी में। अब आप मानो अगर ये पानी नीचे से ऊपर जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। ये कहना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, ठीक है, ये कहना है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कि अगर पानी ऊपर से नीचे जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। अगर किसी भी तरीके से आप इस पानी को, या ये पानी क्या जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, तो हम कह सकते हैं हाँ, अगर नीचे से ऊपर पानी जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, पोटेंशियल एनर्जी में, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कह रहा है कि हाँ, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लेकिन रियल लाइफ में इफ इट इज पॉसिबल कि नीचे से आप देख रहे हो झरने से पानी नीचे से ऊपर जा रहा है खुद ब खुद, इट इज नॉट पॉसिबल। तो ये बस वी कैन से ये ऐसी बात बोल रहा है अबाउट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ये बोल रहा है कि देयर इज एन एग्जैक्ट इक्विवेलेंस बिटवीन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन वेदर दिस रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, वेदर दिस रिएक्शन इज फीजिबल और पॉसिबल, इसको कुछ लेना देना नहीं है इसके साथ, ठीक है। तो कुछ लिमिटेशंस हमने डिस्कस की, ठीक है। बिफोर गोइंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है ना आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हमारा है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आज का टॉपिक है, तो आप जल्दी से इसको नोट कर। ओके, ये तो हमने डिस्कस किया लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब हम बात करेंगे बिफोर गोइंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी हैव टू डील टू टर्म्स हियर, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग टर्म्स है ये, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बिफोर गोइंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए हमें पता होना चाहिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किनको बोलते हैं। तो स्पॉन्टेनियस जो होता है, अगर हम लिटरली देखें स्पॉन्टेनियस प्रोसेस किसको बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हम कह सकते हैं कोई भी प्रोसेस जिसमें टेंडेंसी होती है, जिसमें चाहत होती है, जिसमें अर्ज होती है टू ओकर, ठीक है। वी कैन से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है एनी प्रोसेस विच हैज a tendency to occur। कब, यानी कोई भी प्रोसेस जिसमें टेंडेंसी होती है होने की, कब, या वी कैन से कब होगी, ऑन इट्स ओन, जो खुद होगी, या वी कैन से बाय इटसेल्फ, जो खुद ब खुद स्टार्ट होगी, जो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगी, या विच नीड ए प्रॉपर इनिशिएशन, जिस प्रोसेस को थोड़ा सा पुश चाहिए, वंस आपको थोड़ा सा उस रिएक्शन को स्टार्ट करना है, फिर वो प्रोसेस खुद ब खुद क्या हो जाएगी, कंटिन्यूअसली मूव ऑन हो जाएगी, ठीक है। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है which new we can say which can take place under certain conditions, यानी कुछ कंडीशंस के अंडर ये प्रोसेसेस होती है, ठीक है। फिर से मैं रिपीट करूंगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है, कोई भी प्रोसेस जिसमें टेंडेंसी होती है और विच हैज एन अर्ज टू टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, या तो वो प्रोसेस खुद ब खुद हो जाएगी, ठीक है,
या तो हमें थोड़ा सा उसको इनिशिएट करना पड़ेगा, लेकिन अंडर सर्टन कंडीशंस। चलो कुछ एग्जांपल्स देते हैं, क्योंकि एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले हम कुछ एग्जांपल्स देंगे विच कैन टेक प्लेस ऑन इट्स ओन, जिसको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, जो खुद ब खुद हो जाती है। ठीक है, ऐसी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस विच takes place on its own accord, which takes place by itself or which takes place on its own, जो खुद ब खुद होती है। जैसे dissolution of sugar और salt in water, बहुत ही कॉमन एग्जांपल है। आप पानी में चीनी मिला रहे हो, आप पानी में शक्कर मिला रहे हो, हाँ ये प्रोसेस थोड़ी स्लो है, लेकिन खुद ब खुद क्या हो जाती है, ये शक्कर जो चीनी है या जो नमक है आहिस्ता आहिस्ता से इसमें डिजोल्व होती है, हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। 5 मिनट 10 मिनट, इट विल टेक 5 to 10 मिनट्स, खुद ब खुद ये प्रोसेस हो रही होती है। ठीक है, तो ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। एक और एग्जांपल लिया जाए, मिक्सिंग ऑफ गैसेस। ठीक है, अगर आपने यहां से क्या किया है, दो चैम्बर यहां से लिए, ठीक है, यहाँ पे भी आपने कोई गैस डाला है, यहाँ पे भी आपने कोई गैस, बीच में आपने कोई स्टॉप, वी कैन से एक कॉर्क रखा है, ठीक है, जिसको इन दोनों को सेपरेट कर रहा है। आपने इन दो बल्ब्स में या दो ट्यूब्स में गैस लिया, जैसे ही आप इस कॉर्क को यहां से हटाओगे, ये गैसेस क्या हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट टू मिक्स, अपने आप ही हो जाएगा, इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ रही है, ये रिएक्शंस खुद ब खुद हो रही है, प्रोसेस खुद ब खुद हो रही है। ठीक है, इसी तरह से और भी बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। ठीक है, हीट फ्लो कर रहा है एक ऐसी बॉडी से जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, उस बॉडी तक जिसका टेम्परेचर लो होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अगर आपके पास आयरन रॉड है, आप उसको आग में डाल रहे हो, यहां से आपने उसको पकड़ के रखा, आप आयरन रॉड को किस में डाल रहे हो, आग में डाल रहे हो। तो हीट जो है क्योंकि वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रही है, ये एंड आपने आग में डाला है, तो ये पहले हीट को एब्जॉर्ब करेगा, आहिस्ता आहिस्ता से ये हीट क्या होती है, ट्रांसफर होती है। कुछ टाइम बाद अगर आप उसको टच करना चाहोगे, तो यू विल फील कि आपको लग जाएगा जैसे मेरा हाथ जलने वाला है। क्यों? क्योंकि पहले ये तो ठंडा था, आप उसको अच्छे से ग्रिप कर पा रहे थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता से हीट ट्रांसफर होगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये हीट अब सिर्फ यहाँ पे नहीं है, ये आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ रही है। दैट मीन्स फ्रॉम ए रीजन या वी कैन से फ्रॉम ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर। तो हीट फ्लो हो रही है, जहां से हीट ज्यादा है, जहां से टेम्परेचर ज्यादा है, वहां से हीट फ्लो होगी उस रीजन तक, उस एरिया तक जहां जहां का टेम्परेचर कम होगा। तो ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, और यहाँ पे भी हमें क्या करता है, इनिशिएशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ शुगर हो गया, मिक्सिंग ऑफ गैसेस होगी, फ्लो ऑफ वाटर हो गया। एक और चीज यहाँ पे, फ्लो ऑफ वाटर डाउन हिल, जो हम अभी बात कर रहे थे, झरने से कहीं पानी, पहाड़ से कहीं पानी, ऊंचाई से कहीं पानी गिर रहा है, ये भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यहाँ पे भी हमें किसी की मदद, किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, ये प्रोसेस खुद ब खुद होती है। और ये कुछ एग्जांपल्स होगी, कुछ ऐसे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो खुद ब खुद होती है, विच टेक्स प्लेस बाय इटसेल्फ। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस सम एग्जांपल्स जहां पे हमें प्रोसेस को थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ता है, वी हैव टू पुश द रिएक्शन फॉरवर्ड, थोड़ा सा हमें रिएक्शन को स्टार्ट करना पड़ता है, आफ्टर सम टाइम ये रिएक्शन खुद खुद क्या होती है, प्रोसीड होती है। यानी अब कुछ एग्जांपल्स ऐसे विच टेक प्लेस बाय अ प्रॉपर इनिशिएशन, जिसको हमें थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ता है। ठीक है, चलो कोई एग्जांपल लो जिसमें हमें प्रॉपर इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर एक सिंपल सी एग्जांपल हम लेंगे, बर्निंग ऑफ कैंडल। बर्निंग ऑफ कैंडल, हमारे पास जो कैंडल होता है, हम उसको एक बार लिट करते हैं, तो जैसे हम उसको जलाते हैं ना, फिर क्या करना होता है, वो कैंडल जो होता है वो खुद ब खुद क्या करता है, ये वो आहिस्ता आहिस्ता अगर आप देखोगे वो जलना स्टार्ट होता है। फिर कंटिन्यूअस प्रोसेस तब तक होगा जब तक वो कैंडल खत्म नहीं होगा, जब तक वो पूरा पिघल नहीं जाएगा। तो बर्निंग ऑफ कैंडल इज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस व्हिच नीड्स एन इनिशिएशन। ठीक है, इसी तरह से बहुत सारी और भी एग्जांपल्स है जिनमें इनिशिएशन की जरूरत पड़ती है। जैसे वी कैन से बर्निंग ऑफ कोल। बर्निंग ऑफ कोल, कोल जो होता है उसमें मेनली क्या होता है, कार्बन होता है। तो ये जो कार्बन होता है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये क्या करता है, इट स्टार्ट्स बर्निंग, और ये क्या, इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड।
गैस, ठीक है। तो कोल जो है, आपके पास लकड़ी है या कोल है, कोई भी फ्यूल है, ये खुद ब खुद नहीं जलता है, पहले आपको जलाना पड़ता है। लकड़ी होती है, आप उसको पहले इनिशिएट करते हो, आप उसको पहले जलाते हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता से वो खुद ब खुद जलती है, ठीक है। तो वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हमारी है, ठीक है। या इसी तरह से हम कह सकते हैं कि कोई भी ऐसी प्रोसेस जिसको आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा इनिशिएट करना पड़ता है, आफ्टर इनिशिएटिंग वो प्रोसेस क्या होती है, वो कंटिन्यूअसली मूव ऑन हो जाती है। फिर हमें उसको मतलब हमें उसकी केयर नहीं होती है, हमें उसका फिर ध्यान नहीं रखना होता, वो खुद ब खुद क्या होती है, मूव ऑन हो जाती है, ठीक है। तो आई होप कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आपको समझ आई होगी कि ऐसी प्रोसेसेस जिनमें टेंडेंसी होती है, जिनमें अर्ज होती है होने की, या तो खुद ब खुद, या जिनको क्या होती है, दे नीड ए प्रॉपर इनिशिएशन अंडर सर्टन कंडीशन। लेकिन प्रॉपर कंडीशंस का इस्तेमाल करके हमें क्या करना होता है, वी हैव टू डू दैट। उसके बाद क्या हो जाता है, ये जो प्रोसेस होती है ये खुद ब खुद यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। नाउ in contrast to that, if now we will discuss non spontaneous process, अब अगर हम बात करेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो क्या होगी नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, अगर हम देखेंगे नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका अपोजिट आप ले लो। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एक ऐसी प्रोसेस होती है विच हैज नो टेंडेंसी, जिसमें कोई टेंडेंसी नहीं होती है, या तो खुद होने की, या तो अगर आप उसको इनिशिएट भी करोगे तब भी उसमें टेंडेंसी नहीं होती है रिएक्शन को और प्रोसेस को प्रोसीड होने के लिए। वी कैन से a process which has no tendency or urge to occur either by itself, ना ही ये प्रोसेस जो होती है खुद होती है, ना ही ये इवन आफ्टर इनिशिएशन, अगर आपने इसको इनिशिएट भी किया उसके बाद भी क्या होगी, ये प्रोसेस कंटिन्यू नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे एक चीज है, फिर क्या हम कह सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है, क्या ये पॉसिबल ही नहीं है? क्या नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है? यहाँ पे मैं एक चीज आपको बोल दूं, नोट में मैं लिख रहा हूं कि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फिजिबल हो सकती है, इट इज पॉसिबल, ये रिएक्शन हो सकती है। कब? जब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस सप्लीमेंट ऑफ एनर्जी, वो भी कैसे, एक्सटर्नली। अगर आप किसी प्रोसेस को कंटिन्यूअसली बाहर से सप्लाई कर रहे हो एनर्जी, तो वो जो प्रोसेस होगी वो पॉसिबल है, वो प्रोसेस कंप्लीट होगी। लेकिन करना क्या है, वी हैव टू सप्लाई एनर्जी कंटिन्यूअसली फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, हमें उसको कंटिन्यूअसली क्या करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है, हमें कंटिन्यूअसली क्या करनी है, एनर्जी प्रोवाइड करनी है। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की कुछ एग्जांपल लिए जाए, जैसे फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल, आप नीचे से क्या कर रहे हो, ऊंचाई पे पानी ले जाने की कोशिश करो, क्या ये खुद हो जाएगा? ठीक है, चाहे क्या ये खुद हो जाएगा? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर किसी पहाड़ से पानी गिर रहा है वो तो स्पॉन्टेनियस है, लेकिन नीचे से पानी खुद ब खुद ऊपर नहीं जाएगा। हाँ, अगर हम एक काम करेंगे, चलो मान लो कि हमने कोई ऐसा प्रोसेस बनाया, हमने कोई ऐसा डिवाइस बनाया, जैसे डीसी मोटर्स होते जो पानी का खींचने का काम करती है। हम मानो हमने मोटर लगाया, तो मोटर क्या कर रहा है, जैसे हम मोटर की स्विच ऑन करते हैं, मोटर पंप कर रहा है पानी को फ्रॉम फ्रॉम लोअर रीजन टू हायर रीजन। लेकिन जैसे ही आप मोटर को बंद करोगे ना, पानी नीचे से ऊपर जाना बंद हो जाएगा। इसका मतलब है जहां तक आप सप्लाई कर रहे हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तब तक ये प्रोसेस होगा, नीचे से पानी जाएगा ऊपर। लेकिन वंस आप एनर्जी सप्लीमेंट बंद कर रहे हो, आप एनर्जी सप्लाई बंद कर रहे हो, तो क्या हो जाएगा, ये जो पानी है दैट विल नॉट रन अप ए हिल। तो फ्लो ऑफ वाटर अप ए हिल इज ए नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। इसी तरह से we can say dissolution of sand in water। अब सैंड को पानी में डालो, ये भी एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। वन मोर थिंग, दैट इज फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्डर टू ए हॉटर बॉडी। आप क्या कर रहे हो कि आप हीट को फ्लो करने जा रहे हो,
आप चाह रहे हो कि हीट फ्लो हो फ्रॉम कोल्डर टू हॉटर बॉडी, कोल्डर से हॉटर बॉडी, फ्रॉम ए बॉडी एट लोअर टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हाई टेम्परेचर। आप उल्टा करने की कोशिश कर रहे हो, ये खुद ब खुद नहीं होगी। इसकी एग्जांपल है रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर इसकी एग्जांपल है। अब रेफ्रिजरेटर में आप देखो, जो फ्रिज होता है हमारा, उसका काम क्या होता है कि फ्रिज के अंदर की जो भी हीट होती है वो क्या करता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है वो उस हीट को बाहर फेंकता है, अंदर की हीट को बाहर फेंकता है, अंदर की हीट को बाहर फेंकता है। उससे क्या होता है कि फ्रिज जो हमारा होता है, जो रेफ्रिजरेटर होता है, उसके अंदर का टेम्परेचर कम हो जाता है, लो हो जाता है। आप फ्रिज में हाथ डालोगे, यू विल फाइंड कूल्डर, आपको ठंड लग जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो हीट होती है उसको क्या करता है, एक्सपेल करता है। बात समझ आ रही है? इसका मतलब है कि फ्रिज के अंदर का जो तापमान है, फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर है, वो कम है एज कंपेयर टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, तभी तो वो चीजों को ठंडा रखने में क्या करता है, कामयाब हो जाता है, सक्सेसफुल हो जाता है। अब आप मानो, अगर आप विदाउट यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, क्या वो फ्रिज फंक्शनल बन जाएगा? वो कैसे काम करता है? मानो कि वो जो फ्रिज होता है, वो जो फ्रिज होता है उसमें हीट जो होती है वो उस हीट को एक्सपेल करता है, जिससे फ्रिज में जो टेम्परेचर होता है वो लोअर रहता है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बावजूद भी क्या करता है, वो फ्रिज जो होता है वो हीट को बाहर फेंकता है। कहां से? क्योंकि फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर कम है, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, स्टिल ये फ्रिज जो है वो हीट को क्या कर रहा है, बाहर फेंक रहा है। मीन्स वी कैन से हीट जो है वो फ्लो हो रही है फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर। वो कैसे? वो तभी जब आप प्लग ऑन करते हो, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हो, फ्रिज के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है, वो माइनस में होता है, लेकिन बाहर का कमरे का टेम्परेचर क्या होता है, वो ज्यादा होता है। तो वी कैन से फ्रिज लोअर टेम्परेचर हो गया, बॉडी एट लोअर टेम्परेचर, जो हमारा रूम है वो हो गया बॉडी एट हायर टेम्परेचर। तो यस, इट इज पॉसिबल, हीट कैन फ्लो फ्रॉम लोअर टू हॉटर बॉडी, लेकिन आपको कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है उस फ्रिज को। जैसे ही आप फ्रिज का स्विच ऑन करते हो, उसको इलेक्ट्रिसिटी देते हो, तो फ्रिज क्या करता है, ये कंटिन्यूअसली हीट को क्या करता है, एक्सपेल करता है, बाहर फेंकता है फ्रॉम ए रीजन एट लोअर टेम्परेचर टू ए रीजन एट हायर टेम्परेचर। तो याद रखना कि हाँ, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो है, it is possible, it can proceed only by the continuous supplement of energy by external means.